Morning children, let's begin with today's topic. And in the foundation or the fundamentals of nursing, the topic which I was taking is complete now, and today I'll be starting with a new topic, with a new chapter, I will say. So this chapter is deep breathing and coughing exercises. Okay, deep breathing and coughing exercises. So first of all, in your this thing, while we were studying about oxygen inhalation, steam inhalation, ये सारा हमारा आ रहा था एक टॉपिक के अंदर, दैट इज केयर ऑफ द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम डिस्निया. ठीक है, उसी के अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं. ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, नेबुलाइजेशन इज देयर, देन दिस स्टीम इनहेलेशन इज देयर, ये सब उसी के अंदर था. ठीक है, उसी के अंदर ये दूसरा टॉपिक है, दैट इज डीप ब्रीदिंग एंड कॉफिंग एक्सरसाइजेस. ओके, एंड आई एम अफ्रेड दैट इट्स नॉट गिवन इन योर बुक. ठीक है, आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ है. सो आई एक्चुअली वॉन्ट यू पीपल टू मेक नोट्स ऑफ इट. जो मैं अभी यहाँ पे बोल रही हूँ वो आपको वीडियो सुनते सुनते आप उसके बनाएंगे नोट्स. जैसे क्लास में नोट्स डिक्टेट करती हूँ मैं, आप सुनते हैं और उस टाइम पे आप लिखते हैं, वैसे ही इस वीडियो में से यू पीपल कैन मेक नोट्स. और आई कैन ऑल्सो शेयर यू सम पिक्चर्स. अगर वीडियो में से नहीं समझ में आएगा तो मैं पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका. ठीक है, आई शेयर विद यू पीपल द स्लाइड्स, तो आप स्लाइड से देखकर भी नोट्स बना सकते हो, बट यू हैव टू मेक नोट्स क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है. ओके, सो या डीप ब्रीथ, द टॉपिक इज डीप ब्रीदिंग एंड कॉफिंग एक्सरसाइजेस. ठीक है, दैट इज द टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ब्रीदिंग? द प्रोसेस by which the air moves in and out of the lungs, that is known as breathing. Okay, the process by which the air, air, the process by which air moves in and out of the lungs, that is known as breathing, or it is also known as pulmonary ventilation. कहीं पे अगर लिखा है pulmonary ventilation मतलब breathing की बात कर रहे हैं. ठीक है, so that is breathing. Then breathing is the only way, when breathing is a procedure by which the oxygen it can be inhaled in and the carbon dioxide can be exhaled out and it can be removed by the body. That is breathing. ये भी आप बोल सकते हो breathing को. ठीक है, सबसे पहले आप ये बोल सकते हो the process of the movement of air in and out of the lungs is breathing. Also breathing can be said as the inhalation of the oxygen and exhalation of the carbon dioxide, that is also known as breathing. ठीक है, अभी हमारे इसमें ऑर्गन्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग के लिए, क्या क्या ऑर्गन्स हैं जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट इज नोज, देन कम्स योर ट्रेकिया, देन कम्स योर ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन लंग्स, देन द मसल्स अलोंग विद द डायफ्राम. डायफ्राम हमारा यहाँ पे होता है, आप ये अपडोमन से जस्ट ऊपर, चेस्ट और अपडोमन के बीच में. ठीक है, चेस्ट और अपडोमन के बीच में यहाँ पर यू कैन से, यहाँ पे हमारा होता है डायफ्राम. ओके, सो हियर लाइज योर डायफ्राम. जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम हमारा ऊपर को जाता है, जिसकी वजह से जो लंग्स होते हैं वो भी एक्सपैंड कर पाते हैं. ठीक है, द थोरैसिक कैविटी गेट्स एक्सपैंडेड व्हाइल वी ब्रीथ इन, while we breathe in. So what happened? The diaphragm, it moved upwards, and while we relax, the diaphragm goes downwards. Okay, like that the diaphragm moves. Diaphragm के साथ साथ muscles are also involved in respiration. So क्या क्या हमारा respiration में involved है? Nose is there, then trachea is there, then bronchi, bronchioles, lungs, muscles along with diaphragm. ठीक है, इतनी चीजें हमारी involved होती हैं. Next is, सबसे पहले आई विल बी टेलिंग यू अबाउट नोज. थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ कि नोज क्या है, ट्रेकिया क्या है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ. सो नोज हमारा क्या होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की जो बिगिनिंग होती है, दैट इज नोज. नोज इज द बिगिनिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट. नोज का फंक्शन क्या है, टू कीप द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और टू कीप द बिगिनिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट. बेसिकली द नोज वार्म, उसको वार्म रखने का काम है, मॉइस्चर रखने का काम है, पार्टिकल्स को फिल्टर करने का काम है. पार्टिकल्स को फिल्टर करने का काम है, मतलब मॉइस्ट मतलब पता है ना, मॉइस्चर को वहाँ पे रखने का काम है नोज का. देन ऑल्सो टू कीप द नोज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज वार्म, वो भी उसी का काम है.
देन कोई भी पार्टिकल नोज के थ्रू अंदर ना चला जाए रेस्पिरेटरी पैसेज में, उसको प्रिवेंट करने का भी काम नोज का ही है। ओके, ये फंक्शन है नोज के। द नेक्स्ट इज ट्रेकिया। ट्रेकिया हमारा क्या होता है? ट्रेकिया इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। नोज के बाद पीछे से हमारा स्टार्ट हो जाता है ट्रेकिया। सो ट्रेकिया एक हमारा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, आप कह सकते हो। फंक्शन क्या है ट्रेकिया का? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग एयर। ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग एयर फॉर द रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के लिए एयर को ये ट्रांसपोर्ट करता है लैरिंग्स से लेकर के ब्रोंकाई तक। ठीक है, ट्रेकिया हमारा क्या? ट्रेकिया एक पैसेज है, ठीक है, एक रास्ता है। जैसे कि अगर हम पाइप यूज करते हैं घर में, तो वो पाइप क्या करता है? टैप के बीच का नल जो है वो नल को कनेक्ट करता है, और जिस जगह पे हमें पानी पहुंचाना होता है वो उस जगह को कनेक्ट करता है। तो क्या हुआ? ये पाइप क्या हुआ? ये बस एक पैसेज है। ये क्या करता है? बस मूवमेंट में हेल्प करता है। सो दिस ट्रेकिया is a tube-like structure which works or which helps for the transportation of the air from the larynx to the bronchi। bronchi तक फिर ये उस एयर को लेकर के जाता है। ठीक है, और आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ये पढ़ा हुआ होगा। अभी आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जब पढ़ोगे तो लैरिंग्स क्या है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई सब पढ़ लोगे, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैम लैरिंग्स क्या होता है, मैम ट्रेकिया क्या होता है, मैम ब्रोंकाई क्या होता है, सब डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बस। ओके, सो नोज हमने देख लिया क्या था, ट्रेकिया हमने देख लिया क्या था। नेक्स्ट इज नाउ आई विल बी टेलिंग यू अबाउट डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम हमारा क्या होता है? डायफ्राम हमारा एक इंटरनल स्केलेटल मसल शीट है। डायफ्राम हमारा क्या होता है? दैट इज एन इंटरनल मसल शीट। एक मसल शीट है। ठीक है, ये मसल शीट क्या करती है? सेपरेट करती है थोरैसिक कैविटी को फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, दिस इज सेपरेटिंग थोरैसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। ये पूरा हो गया मेरा थोरैसिक कैविटी, यहाँ से मेरा आ गया एब्डोमेन। ठीक है, सो ये डायफ्राम यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये मान लो, आप कह सकते हो जस्ट बिलो द ब्रेस्ट, इट इज हियर। सो ये डायफ्राम क्या कर रहा है? थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से ये सेपरेट कर रहा है। थोरैसिक कैविटी में हमारा क्या क्या आ जाएगा? हार्ट है, लंग्स है, ठीक है, ऑल दैट इज देयर। सो ये सेपरेट करता है उस हार्ट और लंग्स और मतलब इंटायर थोरैसिक कैविटी को फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। दैट इज हाउ दिस डायफ्राम इज वर्किंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज लंग्स। दिस वाज अबाउट डायफ्राम। अभी लंग्स हमारा क्या है? लंग्स एक हमारा लंग्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल एन ऑर्गन विच इज देयर फॉर रेस्पिरेशन। This is lungs basically is spongy kind of air filled organ। ठीक है, लंग्स को हम क्या बोल सकते हैं? लंग्स हमारा एक स्पॉन्जी एयर फिल्ड ऑर्गन है। एयर फिल्ड मतलब एयर से भरा हुआ। तो लंग्स इज अ स्पॉन्जी एयर फिल्ड ऑर्गन विच इज प्रेजेंट एट द ईदर साइड ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के दोनों तरफ विच इज प्रेजेंट एंड इट इज ऑल्सो हेल्पिंग फॉर रेस्पिरेशन। इट इज द you can say it is a headquarter for respiration। just saying कि कॉपी में मत लिखना it is headquarter। I'm just telling you कि जहाँ पे मेन रेस्पिरेशन और गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है that is lungs। ठीक है, बाकी चीजें क्या कर रही है? उस एयर को लंग्स तक ले करके जाती हैं, पर मेनली जो गैस का एक्सचेंज है वो होता है लंग्स में जाकर के। ठीक है, सो या दैट इज लंग्स। देन नेक्स्ट इज ब्रीदिंग प्रोसेस। ब्रीदिंग प्रोसेस हमारा क्या है? ब्रीदिंग प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स विद योर नोज। हम अपनी नोज के थ्रू, नाक के थ्रू हम अपनी इनहेल करते हैं। फिर ये हमारी जो एयर जो हमने नोज से इनहेल करी है दैट ट्रेवल्स इनटू द विंड पाइप। ट्रेकिया को ही विंड पाइप बोलते हैं। तो ये जो एयर हमने क्या की? सबसे पहले एयर को हमने नोज से ब्रीथ किया। ये क्या होगा? ये जो एयर है हमारी, ये नोज के थ्रू फिर हमारी पहुंच जाएगी ट्रेकिया में या फिर विंड पाइप में। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो ट्रेकिया है ये डिवाइड हो जाता है दो ब्रोंकियल ट्यूब्स में। आपने देखा होगा जब लंग्स का डायग्राम आप पढ़ते हो तो आप ऊपर से आप देखते हो ट्रेकिया आ रहा है, फिर वो ट्रेकिया दो में ब्रांच हो जाता है, फिर वो लंग्स को कंटिन्यू करता है। ठीक है, सो दिस एयर, ये जो हमारा ट्रेकिया में फिर वो एयर आई, ट्रेकिया हमारा दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये दो ब्रांचेस हमारी क्या है? ब्रोंकियल ट्यूब्स। ब्रोंकियल ट्यूब, फिर हमारी ये जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं ये हमारी लंग्स तक जाती हैं। वहां पे जाकर के ये स्मॉलर एयर पैसेजेस में डिवाइड हो जाती हैं। ब्रोंकियल ट्यूब हमारी जो है ये लंग्स तक जाती है। लंग्स के अंदर जाते ही ये स्मॉलर
ट्यूब्स में स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. दीज स्मॉलर ब्रांचेस आर नोन एज ब्रोंकियोल्स और द ब्रोंकियल ट्री. ये जो हमारी स्मॉल ब्रांचेस हैं इनको हम ब्रोंकियोल्स भी बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री. ठीक है. फिर द ब्रोंकियल एंड्स इनटू अ टाइनी बलून. ये जो ब्रोंकियल्स हैं, ये जो ब्रांचेस अब फर्दर डिवाइड हुई हैं, ये इनके एंड में एक छोटे से बलून जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एल्वियोलाई. ठीक है. इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एल्वियोलाई. बॉडी में मतलब लंग्स में ओवरऑल 300 मिलियन एल्वियोलाइज प्रेजेंट है. लंग्स में ओवरऑल 300 मिलियन एल्वियोलाइज आर प्रेजेंट. एल्वियोलाइज के अराउंड, एल्वियोलाइज के आजू बाजू हमारी कुछ छोटी सी टाइनी सी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. उन ब्लड वेसल्स को कहा जाता है कैपिलरीज. ओके. दीज ब्लड वेसल्स आर नोन एज कैपिलरीज. देन जो भी फिर हमारी जो एयर थी जो अब एल्वियोलाई में चली गई ब्रोंकियोल्स के थ्रू, वो एल्वियोलाई में चली गई. उसके बाद वो जो हमारा आफ्टर पासिंग फ्रॉम एल्वियोलाई इट विल मूव टू द ब्लड. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल करके वापस बाहर चले जाएगा और ऑक्सीजन विल गेट इनटू द ब्लड. ठीक है. वापस से एक बार मैं रिपीट कर दूं मैंने अभी तक क्या क्या बताया ताकि आपको समझ में आ जाए. सबसे पहले हमारी जो ब्रीदिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है. बेटा मैं हिंदी में बता रही हूँ क्योंकि आपका प्रॉब्लम है कि मैम इंग्लिश में समझ में नहीं आता, इस वजह से आई एम टेलिंग यू इन हिंदी. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रीदिंग स्टार्ट्स विद नोज. ब्रीदिंग हमारी नोज से शुरू होती है. नोज से जो एयर हम अंदर ले रहे हैं, ये एयर, ये ऑक्सीजन हमने अंदर ली. बाय द वे सिर्फ ऑक्सीजन हम अंदर नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन भी होता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है. जो एयर हम अंदर लेते हैं उस एयर में हमारे अराउंड सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है. ठीक है. 79% नाइट्रोजन है. देन आई थिंक ऑक्सीजन हम लेते हैं शायद 20% ऑक्सीजन है, 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड. इतना हम इनहेल करते हैं. ठीक है. आई होप आई एम राइट. ये सी जो एयर हम इनहेल करते हैं उस एयर में 79% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट. देन देयर इज ऑक्सीजन प्रेजेंट फॉर अबाउट 20%. देन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट अबाउट 4%, 0.4% इतना प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. ये सब कुछ हम इनहेल कर लेते हैं. जो चाहिए लंग्स को वो लंग्स में रह जाएगा, जो नहीं चाहिए वो बाहर आ जाएगा. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस, हमने सबसे पहले इनहेल किया, ब्रीद किया, वो ऑक्सीजन गया हमारा ट्रेकिया में. ट्रेकिया के बाद इट विल बी मूविंग इनटू द 2 ब्रांचेस. ट्रेकिया हमारा फर्दर आकर के 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है. ये 2 ब्रांचेस को कहा जाता है ब्रोंकियल ट्यूब्स या ब्रोंकियल ट्यूब्स. ठीक है. ट्रेकिया हमारा 2 में डिवाइड हो जाता है. दोज 2 ब्रांचेस और दोज ट्यूब्स आर नोन एज द ब्रोंकियल ट्यूब्स. ये 2 ब्रोंकियल ट्यूब्स हमारे लंग्स में आकर के ऐसे, जैसे ये ट्यूब थी ये लंग्स में जाकर के कनेक्ट हो गई, वैसे इधर से ट्यूब गई वो भी लंग्स में जाकर के कनेक्ट हो गई. सो लंग्स में जाने के बाद, लंग्स में मान लो जैसे कि यहाँ से एंटर कर रही है, फिर यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर द पॉइंट फ्रॉम विच इट गोज इन द लंग्स इट गेट्स डिवाइडेड इनटू मोर ब्रांचेस. लंग्स में जाने के बाद लंग्स, ब्रोंकियल ट्यूब्स हमारी लंग्स के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस में सब डिवाइडेड है. उन ब्रांचेस को कहा जाता है ब्रोंकियोल्स और द ब्रोंकियल ट्री. ब्रोंकियल ट्री क्यों कह रहे हैं, पेड़ कैसा होता है, पेड़ में कई सारी डालें निकली हुई होती हैं, ब्रांचेस काफी सारी होती हैं, इसके लिए उसे बोला गया है ब्रोंकियल ब्रांचेस. ठीक है. सो ब्रोंकियल ट्री आई मीन. सो ये जो ब्रोंकियल ट्री या जो ब्रोंकियोल्स हैं, इनकी जहाँ पे ये खत्म हो रही हैं वहां पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जैसे ये बलून लाइक स्ट्रक्चर. तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर हमारा जो है छोटे छोटे से होते हैं. सो ये दीज बलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एल्वियोलाई. फिर जो ऑक्सीजन हमने ली, मतलब अब वो ब्रोंकियल, ट्रेकिया के बाद वो गई ब्रोंकियल ट्यूब में, ब्रोंकियल ट्यूब के बाद वो गई ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स के बाद वो गई एल्वियोलाई में. एल्वियोलाई के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स होती हैं विच आर नोन एज कैपिलरीज. तो ऑक्सीजन फिर हमारी उस ब्लड में चली जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आके रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बाहर आ जाता है. दैट इज व्हाट हैपेंस. ठीक है. वैसे तो ये आपको एनाटॉमी में पढ़ना था, बट मैंने एक बार आपको फिर भी आई जस्ट गेव यू अ क्विक रिव्यू अबाउट इट. नेक्स्ट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अब डीप ब्रीदिंग और कॉफिंग एक्सरसाइजेस जो हमारा मेन टॉपिक है. सो गोल्स क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के, क्यों हम ये करवा रहे हैं. फर्स्ट इज
टू इम्प्रूव वेंटिलेशन, जो हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव वेंटिलेशन. नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉफ. जो कॉफ कर रहे हैं, जो खांसी हम करते हैं, वो इफेक्ट, खांसी हम क्यों करते हैं, क्यों हम खांसते हैं, क्यों हम छींकते हैं, दोज आर द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस ऑफ द बॉडी. प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस क्यों, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल नोज में गया है तो क्या होता है, हम तुरंत छींक देते हैं. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नोज में हेयर प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होती है, ठीक है. वो पार्टिकल उस हेयर से टकराता है तो छींक आती है. तो छींक से क्या होता है, फोर्स के साथ वो पार्टिकल नाक से बाहर आ जाएगा. सिमिलरली विद कॉफ एज वेल इट इज लाइक दैट. कोई चीज गले में अटक रही है तो हम क्या करते हैं, हमें खांसी आती है. क्यों, ताकि वो चीज बाहर आ जाए, चोक ना करें हम और वो चीज बाहर आ जाए. तो दैट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, ठीक है. सो कॉफ हमारी इफेक्टिव हो उसको इंक्रीज करने के लिए और एयरवे को क्लियर रखने के लिए, पेटेंट रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर डन. थर्ड गोल इज टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस. पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट ऑपरेटिव रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए इट इज डन. नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिस्पायरेटरी मसल्स. हमारे जो वेंटिलेशन के लिए जो मसल्स काम करते हैं वो मसल्स स्ट्रेंथ उनकी इम्प्रूव्ड रहे, कोऑर्डिनेटेड रहे. टू इम्प्रूव दैट स्ट्रेंथ एंड टू हैव अ कोऑर्डिनेशन exercises are being done. Next is to maintain and improve chest and thoracic spine mobility. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से क्या होता है, अगर मैं ऐसे सांस ले रही हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा जो थोरैक्स है वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, राइट. इट इज गेटिंग इन्वॉल्व इनटू सम एक्टिविटी. सो टू मेंटेन एंड टू इम्प्रूव चेस्ट एंड थोरैसिक स्पाइन एक्टिविटी. जो थोरैसिक स्पाइन है उसका एक्टिविटी होता रहे, चेस्ट का एक्टिविटी होता रहे, मोबिलिटी होती रहे. टू हैव दैट ऑल्सो दिस एक्सरसाइजेस आर बीइंग डन. नेक्स्ट इज टू प्रमोट रिलैक्सेशन एंड रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस. टू प्रमोट अ सेंस ऑफ रिलैक्सेशन एंड टू हैव स्ट्रेस फ्री फीलिंग एक्सरसाइजेस आर बीइंग डन. नेक्स्ट गोल इज टू टीच द पेशेंट हाउ टू डील विद द डिस्निया. जिस पेशेंट को डिस्निया का प्रॉब्लम है उसको डिस्निया से रिलीफ मिल सके, इसके लिए इट इज हेल्पफुल. नेक्स्ट गोल इज टू असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ सिक्रीशंस. सिक्रीशंस को रिमूव करने के लिए भी इट इज हेल्पिंग. हाउ, इफ यू आर कॉफिंग, खांसा हमने तो क्या हुआ, जो भी सिक्रीशंस होते हैं, अगर मैं बहुत जोर से खांसूंगी तो कुछ सिक्रीशंस है तो क्या होगा, वो बाहर आएगा, ठीक है. सो फॉर द इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द सिक्रीशंस. नेक्स्ट, टू ब्रोंकियल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज के लिए भी इट इज हेल्पफुल. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है, डीप ब्रीदिंग और कॉफिंग एक्सरसाइजेस में क्या चीजें हैं जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देना है और क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से दीज एक्सरसाइजेस विल बी इफेक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया ऑफ एक्सरसाइज. एरिया ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है. व्हाट आर द पार्ट्स वेयर यू हैव टू वर्क. कुछ पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर मसल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है. सो द एरिया ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. सेकेंड इज एक्सप्लेनेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट. सेकेंड जरूरी चीज क्या है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट. क्योंकि पेशेंट ही करेगा ना, अगर आप प्रॉपर इंस्ट्रक्ट नहीं करोगे तो वो एक्सरसाइज सही से करेगा नहीं. सो एक्सप्लेनेशन एंड इंस्ट्रक्शन अबाउट द एक्सरसाइज. नेक्स्ट, patient position, because exercise if not done in a proper position can be having some adverse effect over the body. Okay, so patient's position is the next important thing. Next is evaluate the patient. evaluate the patient का क्या मतलब है कि अगर पेशेंट ने कोई एक्सरसाइज करी, मान लो उसकी बॉडी पे उसका गलत इफेक्ट हो रहा है, सो वी हैव टू इवेल्युएट इट. पेशेंट को एक्सरसाइज से बेनिफिट हुआ या पेशेंट को एक्सरसाइज से लॉस हुआ, उसकी हेल्थ इंप्रूव हुई या उसकी हेल्थ और डिक्लाइन हुई. So for determining all these things we have to evaluate the patient. Next principle is demonstration of exercises. जो एक्सरसाइज पेशेंट को करनी है उस एक्सरसाइज का पेशेंट को प्रॉपर डेमो मिले, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है. सो दिस इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. The last important thing in the deep breathing and coughing exercises, or the last principle, is patient practice. Patient practice मतलब अब जो patient will be doing the exercise,
दैट इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल. पहला हमारा क्या था, एरियाज ऑफ एक्सरसाइज. नेक्स्ट वॉज एक्सप्लेनेशन एंड इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट. नेक्स्ट पेशेंट पोजीशन. नेक्स्ट इवैल्यूएट द पेशेंट. नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सरसाइजेस. नेक्स्ट पेशेंट प्रैक्टिस. ठीक है, दिस वॉज अबाउट इट. These were the goals and the principles of the deep breathing and coughing exercises. Next is the guidelines for teaching breathing exercises. जब पेशेंट को हम इन एक्सरसाइजेस के बारे में बता रहे होंगे, उसको सिखा रहे होंगे, तब हमें कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है. क्या है वो गाइडलाइंस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज क्वाइट एरिया टू गेट अ प्रॉपर इंटरेक्शन. जो वहाँ पे पीछे भी हमने पढ़ा प्रिंसिपल में, एरिया ऑफ एक्सरसाइज, तो वहाँ पे भी वी वर टॉकिंग ऑल्सो अबाउट द इन्वायरमेंट, कि किस जगह पे वो एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर रहे हैं. सो हियर गाइडलाइंस में द वेरी फर्स्ट थिंग इज, जिस एरिया में एक्सरसाइज कर रहे हैं दैट एरिया शुड बी वेरी क्वाइट सो दैट प्रॉपर इंटरेक्शन कैन बी हैपनिंग बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट. डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा उस चीज में. ठीक है. नेक्स्ट इज वी हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट द एम. ओके, पेशेंट को बताना है कि हमारा एम क्या है, कि अगर हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे हमें ये चीज इंप्रूव करनी है. ठीक है. और पेशेंट को ये भी बताना है कि किस तरीके से दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर कंडीशन. ठीक है. पेशेंट को ये बताना है कि अगर आपको ये पर्टिकुलर डिजीज है, आपकी ये पर्टिकुलर इम्पेयरमेंट है, तो किस तरीके से ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपकी इस इम्पेयरमेंट को सही कर सकती है. दैट ऑल्सो वी हैव टू टेल. नेक्स्ट इज have the patient in relaxed position. The patient will be in relaxed position. The cloths will be loosened. टाइट कपड़ों में पेशेंट को एक्सरसाइज नहीं करवानी है. द क्लॉथ शुड बी लूज. द पेशेंट शुड बी इन द कंफर्टेबल पोजीशन. दैट इज मोस्टली द सेमी फाउलस पोजीशन. जब पेशेंट को शुरुआत में एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो सेमी फाउलस पोजीशन देते हैं. क्यों फाउलस और सेमी फाउलस पोजीशन देते हैं ये आपको पता है. आपने जब पोजीशन पढ़ा है तो आपने वहां पे ये भी पढ़ा है कि सेमी फाउलस पोजीशन हेल्प्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ थोरैसिक कैविटी, और वो ब्रीदिंग में हेल्प करता है. ठीक है. सो मेनली सेमी फाउलस पोजीशन देते हैं. देन आगे जाकर के जब पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव होने लग जाए तब पेशेंट को हम और पोजीशंस दे सकते हैं, जैसे कि सुपाइन पोजीशन कैन बी गिवन, सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन. दीज कैन बी गिवन वंस द पेशेंट प्रोग्रेसेस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. जब पेशेंट की प्रोग्रेस होने लग जाए तब हम ये सब दे सकते हैं. ओके, दीज वर द गाइडलाइंस. सबसे पहले एरिया क्वाइट होना चाहिए. देन पेशेंट को बताना है कि किस तरीके से एक्सरसाइज हेल्प करेगा पेशेंट को. रिलैक्स कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए. देन पेशेंट को पोजीशन हम पहले सेमी फाउलर से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे दूसरी पोजीशंस में भी हम दे सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस. प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेने हैं व्हाइल द पेशेंट इज डूइंग दिस एक्सरसाइज. पेशेंट को बोलना है कभी भी एक्सपायरेशन फोर्सफुल एक्सपायरेशन ना हो. फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब जैसे मैंने सांस ली, झटके से मैंने सांस छोड़ी, ये मैं क्या कर रही हूँ, बहुत झटके से सांस छोड़ रही हूँ. फोर्सफुल एक्सपायरेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना. तो इट शुड बी नॉर्मल, लाइक नॉर्मल. ओके, विदाउट एनी फोर्स. Normally gently, slowly and deeply you are inhaling, and slowly, gently and gently you have to also expire it. तो पेशेंट को बोलना है कभी भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन ना हो, क्योंकि फोर्सफुल एक्सपायरेशन से क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म कैन हैपन, एयरवे रेजिस्टेंस कैन हैपन. हमारी जो ब्रोंक्योल्स हैं ब्रोंक्योल्स या हमारा जो ब्रोंकाई है दैट कैन स्पाज्म, एंड ऑल्सो एयरवे रेजिस्टेंस कैन हैपन. तो इसीलिए फोर्सफुल नहीं करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन शुड बी ऑल्सो अवॉइडेड. प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, बहुत देर तक सांस छोड़ रहे हैं. ठीक है. जैसे मैंने देर बोला है वैसे देर से जब सांस छोड़ते हैं, इट इज दैट. ठीक है. सो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन ऑल्सो नीड्स टू बी अवॉइडेड बिकॉज इट कैन कॉज गैस्प टू द पेशेंट. ओके, जब दूसरी बार पेशेंट इंस्पायर करेगा तो क्योंकि पेशेंट ने बहुत देर तक एक्सपायर किया, तो दूसरी बार जब पेशेंट इनहेल करेगा सो दैट कैन बी इनकम्प्लीट इनहेलेशन. यू कैन से प्रॉपरली कंप्लीटली वो इनहेल नहीं कर पाएगा. इनसफिशिएंट हो सकती है पेशेंट की ब्रेथ, इरेगुलर हो सकती है, इनसफिशिएंट हो सकती है. तो क्योंकि उसने एक्सहेलेशन को इतना प्रोलॉन्ग कर दिया, जो इनहेलेशन जो इम्पोर्टेंट था वो फिर क्या हो गया, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा. So for that
expiration, prolonged expiration should be avoided. Okay, this was the second precaution. Third precaution is do not allow patient to initiate inspiration with the accessory muscles and upper chest. Advise him that the upper chest should be quiet during breathing. पेशेंट को बोलना है कि अपर चेस्ट को इनहेलेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज ना करें. जैसे कि मैंने क्या किया, पूरा शोल्डर चेस्ट सब यूज कर लिया. ये गलत है. इनहेलेशन के टाइम पे द अपर चेस्ट शुड बी केप्ट स्टिल. उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है. आप देखना डिफरेंस क्या है. ये फिर ये नॉर्मल था. दूसरा ये दिस इज नॉट नॉर्मल. तो दिस हैज टू बी अवॉइडेड. ठीक है. इंस्पायरेशन के टाइम पे अपर चेस्ट को और शोल्डर्स को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है. ठीक है. The next precaution is allow the patient to perform deep breathing only 3 to 4 times. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हैं वो सिर्फ 3 से 4 बार करनी है, so that हाइपर वेंटिलेशन विल नॉट हैपन. ठीक है. सो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को या सिर्फ 3 से 4 बार हमें करना होता है. ओके. दिस वाज अबाउट द प्रिकॉशंस. आई वुड लाइक टू गिव यू अ क्विक रिव्यू अबाउट द प्रिकॉशंस. पहला हमारा क्या था? फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं होना चाहिए. दूसरा प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन नहीं होना चाहिए. सॉरी, फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं होना चाहिए, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन नहीं होना चाहिए. इंस्पिरेशन के टाइम पे शोल्डर्स को बहुत ज्यादा हमें यूज नहीं करना. अपर चेस्ट को हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है. देन नेक्स्ट प्रिकॉशन इज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को सिर्फ 3 से 4 टाइम्स ही करना होता है. ओके. नेक्स्ट इज इंडिकेशंस. कब कब हमें ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है. इंडिकेशंस: cystic fibrosis. First indication is a cystic fibrosis. In bronchiectasis it can be done. Atelectasis it can be done. Lung abscess में कर सकते हैं. निमोनिया में कर सकते हैं. एक्यूट लंग डिजीज में कर सकते हैं. स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स के साथ, हाई स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स में कर सकते हैं. स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी, कोई लीजन है तो. देन सीओपीडी के केस में कर सकते हैं. देन आफ्टर सर्जरीज, थोरैसिक या अब्डोमिनल सर्जरीज के बाद कर सकते हैं. ओके. रिलैक्सेशन के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ये रिलैक्सेशन में भी इट इज हेल्पिंग. स्ट्रेस को रिलीव करने में, रिलैक्सेशन को प्रमोट करने में भी इट इज हेल्पिंग. सो फॉर रिलैक्सेशन ऑल्सो इट कैन बी डन. नेक्स्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेशंस. कब कब ये एक्सरसाइज नहीं हम कर सकते हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? अगर पेशेंट को सीवियर पेन और सीवियर डिस्कम्फर्ट है, बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट है, तब नहीं करना. पेशेंट को वैसे दर्द हो रखा है, आप बोल रहे हो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो. ठीक है. इट शुड नॉट बी डन. सो सीवियर पेन, सीवियर डिस्कम्फर्ट में नहीं करनी है. मेडिकल सर्जिकल इमरजेंसीज में नहीं करनी है. मेडिकल इमरजेंसीज इट कैन बी एनीथिंग. सर्जिकल इमरजेंसीज में भी कुछ भी आ सकता है. देन सर्जिकल इमरजेंसीज जैसे कि आप कह सकते हो अगर कहीं कुछ जो सर्जिकल इंसिजन है वहां से कुछ ब्लीडिंग होने लग जाए, ऊजिंग होने लग जाए. ठीक है. मेडिकल इमरजेंसी जैसे पेशेंट को अचानक से यू कैन से कहीं पे पेन होने लग जाए, या फिर एनी मेडिकल इमरजेंसी. ठीक है. सो या जैसे कि पेशेंट को हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया हो गया. सो इन एनी दीज सॉर्ट ऑफ इमरजेंसीज या फिर कुछ भी ऐसी इमरजेंसी के केस में आपको पेशेंट को नहीं करवाना है. एस्थमा हो गया, पेशेंट को अचानक से एस्थमा का अटैक आ रहा है, आप उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहे हो, सो इट कैन नॉट बी डन. ठीक है. सो नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज पेशेंट विद रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस. पेशेंट विद इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस. कोई पेशेंट सेमी कॉन्शियस है तो उस केस में नहीं करना. किसी का कॉन्शियसनेस ऑल्टर्ड है सो उस केस में ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी है. इन केस ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने पर भी हम नहीं करेंगे ये एक्सरसाइजेस. आईसीपी क्या होता है ये आप आगे जाके पढ़ लोगे. आईसीपी इज इंट्राक्रेनियल प्रेशर. सो आईसीपी क्या होता है वो भी आप आगे जाकर के फर्दर पढ़ोगे. ठीक है. देन अनस्टेबल हेड और नेक इंजरी. हेड या नेक कोई अनस्टेबल इंजरी है तो उस केस में नहीं करना है. हेमरेजिक कंडीशंस में नहीं करना है. कोई ऐसी कंडीशन जिसमें कि ब्लीडिंग हो रही है, सो हेमरेजिक कंडीशन में हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है. देन अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में नहीं करनी है. किसी को अगर हाई बीपी है अनकंट्रोल्ड तब भी एक्सरसाइज नहीं करनी है. एस्थमा में नहीं करनी है, मैंने बताया अभी. ट्यूबरक्लोसिस में नहीं करनी है. देन हार्ट अटैक, किसी को अगर पहले बहुत जल्दी ही किसी को कोई हार्ट अटैक आया था तो उसके बाद तब हमें वो एक्सरसाइज नहीं करनी है.
ओके। सो अगर किसी ने खाना खाया है तो खाना खाने के 1 घंटे तक हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, चाहे वो खाना मुंह से खाया हो, चाहे ट्यूब फीडिंग करी हो, ठीक है, चाहे राइल्स ट्यूब फीडिंग रही हो, चाहे मुंह से पेशेंट ने ओरली खाना खाया हो, 1 घंटे तक कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है किसी तरीके की। देन न्यूमोथोरैक्स, अनट्रीटेड न्यूमोथोरैक्स, उसके केस में भी हमें ये नहीं करना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमारी अब क्या क्या आ गई, किस किस तरीके की डीप ब्रीदिंग और कॉफिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। फर्स्ट इज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग इज मेड फ्रॉम द डायफ्राम, मतलब डायफ्राम की बात कर रहे हैं, जो मैं बता रही थी, थोरेसिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, ठीक है। So diaphragmatic breathing means we are talking about something about diaphragm. Okay. Next is glossopharyngeal breathing. Glossopharyngeal breathing. Glosso mainly हम यूज करते हैं हमारी टंग के लिए, ठीक है। सो ग्लॉसोफेरेंजियल, फेरेंजियल मतलब फैरिंग्स, तो इसमें हम मतलब टंग को कुछ चूज कर रहे हैं और फैरिंग्स को यूज कर रहे हैं। ये जस्ट एक मैं आपको ये बता रही हूँ ताकि आपको सुन करके समझ में आ जाए कि हम मेनली इस एक्सरसाइज में क्या हो सकता है। जैसे मैंने बोला डायफ्रामेटिक मतलब डायफ्राम को इन्वॉल्व करके कोई एक्सरसाइज है, ठीक है। यू कैन गेट एन आइडिया, आगे मैं डिटेल में बताऊंगी। देन ग्लॉसोफेरेंजियल मतलब वी आर टॉकिंग, ग्लॉसो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट आवर टंग, देन फेरेंजियल मतलब हम बात कर रहे हैं फैरिंग्स के बारे में। नेक्स्ट इज पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। पर्स्ड लिप ब्रीदिंग मतलब, पर्स्ड लिप का क्या मतलब होता है, दिस, इसको बोलते हैं पर्स्ड लिप। जैसे तो ये हमने जो अभी होंठ को अपने गोल गोल किया, दिस, इसको बोलते हैं पर्स्ड लिप। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सेगमेंटल ब्रीदिंग, ठीक है, सेगमेंटल। तो ये हमारी 4 एक्सरसाइजेज हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं। फर्स्ट इज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, नेक्स्ट इज ग्लॉसोफेरेंजियल ब्रीदिंग, नेक्स्ट इज पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, नेक्स्ट इज सेगमेंटल ब्रीदिंग, ठीक है। सेगमेंटल ब्रीदिंग में हमारे कुछ सब डिविजन है। सेगमेंटल ब्रीदिंग में आ जाता है एपिकल ब्रीदिंग, लेटरल कोस्टल एक्सपेंशन, पोस्टीरियर बेसल एक्सपेंशन, ये तीनों हमारे आ जाते हैं सेगमेंटल के अंदर। जो लास्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज मैंने बताया सेगमेंटल ब्रीदिंग, सेगमेंटल के अंदर हमारे कुछ सब टाइप्स हैं कि इन तरीके की एक्सरसाइज होती है। फर्स्ट इज एपिकल ब्रीदिंग, देन लेटरल कोस्टल ब्रीदिंग, देन पोस्टीरियर बेसल एक्सपेंशन, ठीक है। दीज आर सम टाइप्स। अब इसके आगे वन बाय वन आई विल बी टेलिंग यू इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। For today this much is enough, otherwise if I'll tell you too much altogether you people will be confused about it, ठीक है। So जितनी एक्सरसाइजेस मैंने अभी एनलिस्ट करी हैं ये वन बाय वन आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। So yeah, thank you class, and one more thing I would like to include that the doubt session which I did conduct on Saturday, which was conducted on Saturday, last Saturday, which is just gone by. So I am very happy with the doubt session which happened that day because everybody was fully involved, everybody's attendance was there except for 1 or 2 I guess. So yeah, everybody was there, and starting from roll number 1 till the last roll number everybody did ask the questions. So yeah, that session was a great success. So yeah, keep it up. I'm happy that you people all are studying very well and are asking doubts. डाउट्स पूछ रहे हो मतलब पढ़ रहे हो तभी डाउट्स पूछ रहे हो, और डाउट्स सुनकर भी मुझे समझ में आ रहा था दैट यू पीपल आर स्टडिंग। सो इट्स वेरी गुड, यू पीपल कीप इट अप, एंड फॉर द नेक्स्ट क्लासेस ऑल्सो यू कैन डू द सेम। जो भी आपके डाउट्स हैं आप अपने पास लिखते रहो, सो दैट दोज कैन बी डिस्कस्ड, द सेम विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट डाउट सेशन विच विल बी ऑन द नेक्स्ट सैटरडे ऑफ कोर्स, ओके। सो या कीप स्टडिंग, एंड yeah, this was all about today's class. Next I'll be taking in the next class. Thank you.